धनबाद में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक 22 साल की लड़की निशा की बेरहमी से उसके ही पूर्व बॉस नीरज आनंद ने हत्या कर दी। यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें जुनूनी प्यार, धोखा और क्रूरता का मिलाजुला रूप देखने को मिला। जब पुलिस ने नीरज आनंद को गिरफ्तार किया तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धनबाद झारखंड का एक ऐसा शहर जो अपने कोयला खदानों और वहां दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में हर समय हलचल बनी रहती है। कोई काम पर जा रहा होता है तो कोई अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने में लगा होता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच इस शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, जो सादगी में विश्वास रखता था, लेकिन उनके दिलों में बड़े सपने थे। इसी परिवार में जन्मी थी निशा कुमारी, एक प्यारी, समझदार और होनहार लड़की जो अपनी मासूमियत और मेहनत से सबका दिल जीतने वाली थी। निशा के पिता राम प्रसाद सिंह रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। वे बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते थे। उनका दिन सुबह जल्दी उठने से शुरू होता था। सबसे पहले चाय पीते हुए अखबार पढ़ते, फिर नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाते। घर की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत समृद्ध न थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी पत्नी सरला देवी एक घरेलू महिला थीं। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थीं और पूरा दिन अपने परिवार और बच्चों की देखभाल में ही बिता देती थीं। घर को सहेजना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना और हर त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाना उनके जीवन की प्राथमिकताएं थीं। वह हमेशा यही कहती, बेटी, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, पर अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। निशा अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी और अपने छोटे भाई बहन की बहुत प्यारी दीदी भी। रवि 18 वर्ष का, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बहुत होशियार था और अपने करियर को लेकर गंभीर भी। जब भी उसे किसी विषय में परेशानी होती, वह निशा से मदद मांगता और निशा भी बड़े प्यार से उसे समझाती। रवि हमेशा अपनी बहन से प्रेरणा लेता और अक्सर कहता, दीदी, एक दिन मैं भी आपकी तरह आत्मनिर्भर बनूंगा। पिंकी 16 वर्ष की, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ बहुत चुलबुली भी थी। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात निशा से साझा करती, कभी दोस्ती के किस्से तो कभी अपने सपनों की बातें। जब भी कोई परेशानी आती, वह सबसे पहले अपनी दीदी के पास दौड़ जाती थी। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन बहुत बड़ा था। हर शाम सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पीते, दिन भर की बातें करते और हंसी मजाक में खो जाते। निशा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते और कहते, इस लड़की में कुछ खास है, यह जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करेगी। गणित और अंग्रेजी उसके पसंदीदा विषय थे। उसके अंदर नई चीजें सीखने की बहुत उत्सुकता थी। वह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि नृत्य और पेंटिंग में भी बहुत अच्छी थी। स्कूल के हर वार्षिक समारोह में उसकी प्रस्तुतियां सबको मंत्रमुग्ध कर देती थीं। 12वीं के बाद उसने धनबाद वीमेंस कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने ठान लिया कि वह जल्दी से जल्दी नौकरी करके आत्मनिर्भर बनेगी, ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। मैं सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि माँ पापा को मुझ पर गर्व हो, वह अक्सर खुद से कहती। जब निशा ने टाटा म्यूचुअल फंड में नौकरी हासिल की तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उसकी पहली नौकरी थी और वह इसे लेकर बहुत उत्साहित थी। पहले दिन जब उसने ऑफिस में कदम रखा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे इस नई दुनिया में बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ पाना था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह जगह उसके सपनों की उड़ान भरने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से कोई वापसी नहीं हो। निशा ने जब टाटा म्यूचुअल फंड में अपनी पहली नौकरी शुरू की तो वह बहुत उत्साहित थी। नए माहौल में कदम रखते ही उसने अपने सहकर्मियों से मेलजोल बढ़ाया और काम को गंभीरता से सीखने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात ऑफिस के ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद से हुई। नीरज आनंद एक अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति। नीरज आनंद एक अनुभवी 44 साल का इस ऑफिस का मैनेजर था, आत्मविश्वासी और करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। उसका स्वभाव काफी मिलनसार था और ऑफिस में हर कोई उसकी काबिलियत की तारीफ करता था।
वह अपने कर्मचारियों के साथ बेहद सहयोगी था और उनकी परेशानियों को ध्यान से सुनता था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जिंदगी इतनी खुशनुमा नहीं थी। नीरज की शादी को 18 साल हो चुके थे, लेकिन अब वह रिश्ता सिर्फ नाम मात्र का रह गया था। उसकी पत्नी से उसकी बनती नहीं थी। उनके बीच आए दिन झगड़े होते थे और यह तनाव उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद वह एक अधूरी जिंदगी जी रहा था। जब निशा ने इस ऑफिस में कदम रखा तो नीरज को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसकी मासूमियत, उसकी चंचलता और उसकी ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया। वह उसे एक ताजी हवा के झोंके की तरह महसूस करने लगा, कुछ ऐसा जिससे उसकी नीरस जिंदगी में एक नई चमक आ जाए। शुरुआत में निशा और नीरज के बीच सिर्फ एक बॉस और कर्मचारी का रिश्ता था। नीरज एक मेंटर की तरह था जो निशा को काम सिखाता और उसकी मेहनत की सराहना करता। निशा भी नीरज का सम्मान करती थी और उसे एक अच्छा मार्गदर्शक मानती थी। धीरे धीरे नीरज और निशा के बीच दोस्ती होने लगी। कभी कभी वे दोनों साथ में चाय पीते। नीरज ऑफिस के बाद उससे सामान्य बातें करने लगा, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी उसके परिवार के बारे में। निशा भी अपनी परेशानियों को साझा करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि नीरज एक अनुभवी व्यक्ति है और वह उसे सही सलाह देगा। लेकिन नीरज के मन में जो भावनाएं जन्म ले रही थीं, वे सिर्फ एक सीनियर की केयरिंग नेचर या दोस्ती तक सीमित नहीं थीं। धीरे धीरे वह निशा की ओर खींचता चला गया। उसे निशा का ऑफिस में रहना अच्छा लगने लगा। जब भी निशा हंसती या किसी और से बात करती, नीरज को अजीब सी जलन होने लगती। उसके दिल में एक जुनून जन्म ले चुका था जो दोस्ती से कहीं आगे बढ़ने वाला था। लेकिन निशा को इस बदलाव का अंदाजा नहीं था। वह बस अपनी नई नौकरी, अपने करियर और अपने सपनों में खोई हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसका यह सहज स्वभाव किसी के अंदर एक खतरनाक जुनून को जन्म देने वाला है। समय के साथ साथ नीरज और निशा के बीच का रिश्ता बदलने लगा। जो रिश्ता सिर्फ एक बॉस और कर्मचारी के रूप में शुरू हुआ था, वह अब नीरज के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। निशा अब सिर्फ एक सहकर्मी नहीं रही, बल्कि उसकी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। नीरज के लिए निशा का ऑफिस में रहना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। वह अब हर समय उसी पर ध्यान देता। अगर निशा किसी और सहकर्मी से बात करती तो उसे अच्छा नहीं लगता। वह हर मौके पर उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वह उसके लिए खास है। वह छोटी छोटी बातों में उसकी मदद करने के बहाने ढूंढता। निशा के लिए महंगे गिफ्ट लाने लगा, कभी कोई ड्रेस, कभी कोई खूबसूरत पेन, तो कभी उसकी पसंदीदा चॉकलेट। उसके हर फैसले में बिना पूछे दखल देने लगा। तुम्हें यह करना चाहिए, तुम वहाँ मत जाओ, यह दोस्ती मत करो, जैसी बातें कहने लगा। ऑफिस के बाद वह उसे बार बार फोन करता, यह पूछने के लिए कि वह कहाँ है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। शुरुआत में निशा ने इसे सिर्फ एक वरिष्ठ की चिंता समझा, लेकिन जब यह चीजें हर दिन और हर वक्त होने लगी तो उसे कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन ऑफिस में जब निशा अपनी सहेली रुचि से बात कर रही थी तो वह जोर से हंस पड़ी। वह किसी मजाक पर हंस रही थी, लेकिन यह देखकर नीरज के चेहरे का रंग बदल गया। नीरज गुस्से से बोला, तुम उससे इतनी हंसी खुशी से कैसे बात कर सकती हो। निशा पहले तो चौंक गई। उसने नीरज को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, यह मेरी पर्सनल लाइफ है। आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? उसके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन साफ साफ यह जताया गया था कि नीरज की बातें उसे पसंद नहीं आ रही थीं। नीरज उस वक्त चुप रह गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जलन भरा गुस्सा था। निशा को यह सब बहुत अजीब और असहज लगने लगा। वह नीरज को एक अच्छा इंसान और अच्छा बॉस मानती थी, लेकिन वह उसे उस नजर से नहीं देखती थी जिस नजर से नीरज उसे देखने लगा था। धीरे धीरे उसने नीरज से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वह उसके मैसेज का जवाब देने में देर करने लगी। वह ऑफिस में सिर्फ जरूरी बातें करती और बाकी समय अपने काम में व्यस्त रहती। जब भी नीरज गिफ्ट देने की कोशिश करता तो वह बहाने बनाकर टालने लगी। समय बीतता गया और निशा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। लड़का सरकारी नौकरी में था, परिवार अच्छा और संस्कारी था। निशा को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। वह हमेशा से ही एक सीधी सादी लड़की रही थी,
जिसे प्यार में ज्यादा भरोसा नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी अपने माता पिता की खुशी। अगर वे खुश थे तो वही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। जब यह खबर नीरज के कानों तक पहुंची तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि निशा अब किसी और की होने वाली है। उस दिन नीरज ने ऑफिस में निशा को अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही निशा अंदर आई, उसने देखा कि नीरज का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? नीरज ने तेज आवाज में कहा। निशा को यह सवाल सुनकर झटका लगा। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, सर, मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरे माता पिता ने यह फैसला लिया है और मैं उनकी खुशी के लिए इसे स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं आपको हमेशा एक अच्छा दोस्त और मेंटर मानती थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीरज की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ झलक रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरी हो निशा, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पाएगा। नीरज के इन शब्दों ने निशा के दिल में डर पैदा कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नीरज इस हद तक बदल जाएगा। अब तक जो इंसान उसे एक सहायक मेंटर और दोस्त लगता था, वही अब एक पागल प्रेमी की तरह बर्ताव कर रहा था। निशा ने धीरे धीरे नीरज से बात करना बंद कर दिया। वह ऑफिस में उससे जितना हो सके दूरी बनाए रखने लगी। अगर नीरज उसे फोन करता तो वह उसका नंबर ब्लॉक कर देती। लेकिन नीरज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। निशा की शादी हो चुकी थी। अब वह अपने नए जीवन में व्यस्त थी और उसने टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर नीरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह हर दिन उसके बारे में सोचता थी। उसके फोन कॉल्स और मैसेजेस अभी भी ब्लॉक थे, लेकिन वह अब भी किसी न किसी तरह निशा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था जो अब गुस्से और जुनून का रूप ले चुका था। उस दिन 23 जनवरी 2024 नीरज ने आखिरकार निशा को किसी और नंबर से कॉल किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और बेचैनी थी। निशा, मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, बस एक बार, फिर मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। निशा को नीरज की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह मुलाकात सब कुछ खत्म कर सकती है तो एक बार मिल लेने में कोई बुराई नहीं। वह दोपहर के समय ऑफिस पहुंची। जब निशा ऑफिस पहुंची तो उसने गौर किया कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे। यह लंच ब्रेक का समय था। कुछ लोग बाहर गए हुए थे और कुछ अपने काम में व्यस्त थे। जैसे ही वह नीरज के केबिन में दाखिल हुई, नीरज ने उसे अंदर आने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही निशा अंदर आई, नीरज ने धीरे से केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। केबिन के दरवाजे बंद होते ही निशा को नीरज के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी दिखाई दी। उसकी आंखों में जुनून था जो अब एक खतरनाक रूप ले चुका था। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती निशा। नीरज की आवाज गूंज उठी। उसका लहजा कड़वा था, उसके शब्दों में दर्द और पागलपन था। निशा घबरा गई, लेकिन नीरज अब किसी भी समझदारी की हद से बाहर जा चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने कोई भयावह फैसला किया हो। अचानक नीरज ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक धारदार चाकू निकाला। निशा घबराते हुए एक और कदम पीछे हटाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नीरज ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। निशा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने हाथों से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन नीरज की पकड़ बेहद मजबूत थी। वह लगातार उस पर चाकू से वार करता जा रहा था। खून की धारें फर्श पर फैलने लगीं, लेकिन नीरज की आंखों में कोई दया नहीं थी। लगभग 15 मिनट तक निशा तड़पती रही। वह दर्द से कराह रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, लेकिन ऑफिस के बाकी लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई उसकी चीखें सुन नहीं सका, या फिर जब तक किसी ने सुना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन निशा घर नहीं लौटी थी। परिवार ने सोचा कि शायद वह किसी जरूरी काम में फंसी होगी, लेकिन जब रात हो गई और उसका फोन भी बंद आने लगा तो उनका दिल बेचैनी से भर उठा। रात करीब 10 बजे निशा के घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने निशा का मोबाइल ट्रैक करना शुरू किया।
दूसरा कदम, पुलिस ने उसकी आखिरी लोकेशन निकाली जो टाटा म्यूचुअल फंड ऑफिस दिखा रही थी। पुलिस ने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकाली। उसमें साफ दिखा कि निशा दोपहर में ऑफिस के अंदर गई थी, लेकिन वह बाहर निकलती नहीं दिखी। अब पुलिस को शक हो गया कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। अगले ही पल पुलिस ने ऑफिस का दरवाजा तोड़ दिया। जो दृश्य उनके सामने था वह किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। फर्श पर खून ही खून फैला था। निशा की लाश वहीं पड़ी थी, बेजान, खून से लथपथ। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी नीरज, जो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई अफसोस था न कोई डर। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी झिझक के अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैं निशा के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसकी आवाज में न कोई पछतावा था न कोई डर। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह उस बीमार मानसिकता का प्रतीक थी जो यह समझ ही नहीं पाती कि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता। यह प्यार नहीं था, बल्कि एक तरफा जुनून था। एक ऐसा जुनून जो इतना अंधा हो गया कि उसने एक मासूम जिंदगी छीन ली। प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। अगर किसी रिश्ते में दबाव या जबरदस्ती हो रही है तो उसे सही समय पर पहचानना जरूरी है। सतर्क रहें और कानूनी मदद लें। अगर कोई आप पर जबरदस्ती अपना हक जमाने लगे या आपको डराने की कोशिश करे तो इसे हल्के में न लें। समाज को ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। अक्सर लोग इन मुद्दों को यह उनका निजी मामला में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना एक और अपराध को जन्म देता है। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। हर लड़की को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से अपने जीवन का फैसला ले। अगर कोई उसे जबरदस्ती रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। जब प्यार अपनी हदें पार कर जाता है तो वह खतरनाक बन जाता है। निशा का खून सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, यह एक समाज के लिए चेतावनी थी। एक कड़वा सबक कि अगर हम ऐसे मामलों पर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो न जाने कितनी निशाओं की जिंदगियां इसी तरह तबाह हो जाएंगी।